नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व विकलांग दिवस पर ग्वारीघाट गीताधाम में आयोजित हुआ जिला स्तरीय दिव्यांग सम्मेलन। 300 से ज्यादा दिव्यांग हुए शामिल। ट्राईसाइकिल सहित कई उपकरणों का हुआ वितरण। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने बालाघाट के खैरलानी तहसील की जनपद पंचायत में समन्वय अधिकारी के वारासिनी स्थित घर पर मारा छापा। ऐसी अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही। लगभग 1.25 करोड़ की संपत्ति हुई उजागर। ऑटो चालक को धमकाने के मामले में बढ़ी आरटीओ की मुश्किलें। ऑटो रिक्शा चालकों ने पुलिस कप्तान से की कार्यवाही की मांग। और धारदार हथियारों के हमले से घायल हुए अधेड़ मजदूर ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बेलखेड़ा के मौली ग्राम में 20 नवंबर को हुआ था हमला। खेत में टपरिया बना रहा था मजदूर का परिवार। पुलिस ने प्रकरण में बढ़ाई हत्या की धारा। एक आरोपी पूर्व में हुआ था गिरफ्तार। शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी। कोविड काल के 1.5 वर्ष के लर्निंग गैप को कवर करना स्कूल शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने दक्षता उन्नयन बुक जारी की है। ब्रिज कोर्स के जरिए बच्चों की दक्षता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में शाला नहीं जा पाने वाले बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाता था, लेकिन अब रेगुलर बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है ताकि कोविड काल में जो 1.5 वर्ष का लर्निंग गैप बन गया है उसकी भरपाई हो सके। राज्य शिक्षा केंद्र ने दक्षता उन्नयन की बुक्स जारी की हैं। अब पढ़ाने का तरीका विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। लर्निंग गैप रह गया है तो उसको जो है पूर्ण किया जा सके, और राज्य शिक्षा केंद्र में इन दक्षता पुस्तकों में बहुत मेहनत की गई है और बहुत ही अच्छे से इनका निर्माण किया गया है ताकि पिछली कक्षा का जो कोर्स है उसको ब्रिज अप किया जा सके, और इस उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य शिक्षा केंद्र के विशेषज्ञों ने बीआरसी और जन शिक्षकों को बताया कि ब्रिज कोर्स की मॉनिटरिंग किस तरह से करना है। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा पोर्टल पर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की 100% मैपिंग अगस्त तक हो जानी थी, लेकिन दिसंबर तक अधूरी है। अभी भी 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। मैपिंग के आधार पर ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक अध्ययनरत बच्चों की 100% मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर की जाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी। स्कूल के शिक्षकों को डोर टू डोर भेजकर सर्वे कराया गया, लेकिन समय सीमा बीत जाने के 3 महीने बाद भी पूरी मैपिंग नहीं हो पाई। 67,000 बच्चों में 20% बच्चे अभी भी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। लगभग 30-32 सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं। किसी न किसी सुविधा के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चा यदि मैप नहीं होगा तो हम असक्षम रहेंगे किताब देने में, यूनिफॉर्म देने में, या प्राइवेट स्कूल में है तो उसका जो स्कॉलरशिप है, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। बच्चा मैप हो जाए। दरअसल शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग के आधार पर ही स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति सहित करीब 30 तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली से नाराज कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की विभागीय जांचें 15 वर्षों से लंबित हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारी परेशान है। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर निगम प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 18 कर्मचारियों की विभागीय जांचें 15 वर्षों से लंबित हैं। कई संविदा कर्मचारियों से निर्धारित कार्य की जगह दूसरे कार्य कराए जा रहे हैं। इस तरह के 8 बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनके कान में जुआ ही नहीं रेंगती। कर्मचारी संगठन कुछ भी बोलता है हाँ हूं करके, और मिलने का ये समय नहीं दे रहे हैं कमिश्नर साहब। हमने 8 बिंदुओं पे इनको एक ज्ञापन दिया है, और आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब इन 8 बिंदुओं पे चर्चा अगर 3 दिन के अंदर नहीं होती तो हम काम बंद हड़ताल करेंगे। और हमेशा आप लोगों के द्वारा ये हमसे पूछा जाता कि आप हमेशा बोलते काम बंद हड़ताल कर देंगे, तो जब हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी, पहली बात जो कर्मचारी हैं उनके लिए बोला गया था
कि 1 हफ्ते में इनकी जांच खत्म करके इनको 7वें वेतन का लाभ दे दिया जाएगा, समयमान वेतन का। आज तक नहीं दिया, तो आप 25 साल में क्या ये नहीं कर पा रहे। दूसरी मांग हमारी ये थी, आपने 10 बजे सुबह अगर आदमी नहीं आता, आप उसको कहते तनख्वाह काट लो, सस्पेंड कर दो। यहाँ शाम को रात को 9 बजे तक काम कराते हो, 7 बजे के बाद तो आपका ऑफिस चालू होता है। सारे विभागों का पेमेंट ई टेंडर, ई पालिका से होता है। सिर्फ एक विभाग ऐसा है, बड़ा प्रिय विभाग है हमारे कमिश्नर साहब का भी और ईओ साहब का भी। जल विभाग का क्यों नहीं होता पूरा भुगतान ई टेंडर, ई पालिका से? वो अंदर ही अंदर काम डाला जा रहा है। हम इन सब मांगों को लेके निश्चित रूप से काम बंद करेंगे। ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसको बंद करेंगे। साथ ही साथ जूनियर के ऊपर, सीनियर के ऊपर जूनियर पर डाल दिया। किसी की भी पदस्थापना आप करे जा रहे हो। ये बाहर से जो आए हैं सब इंजीनियर, इनको आप हमारे आगे नक्शा विभाग देके हमारे यहाँ के इंजीनियरों को अलग कर रहे हो। ये सहायक आयुक्त तो जितने हैं, इनका पद है क्या, ये तो बताओ आप हमको। इन सब मांगों को लेके हमने इनको एक ज्ञापन दिया है और 3 दिन में हमसे चर्चा नहीं होती तो निश्चित रूप से काम बंद हड़ताल की जाएगी। जबलपुर नगर निगम में संविदा के पदों पर कर्मचारियों को रखा गया और जिनसे वो उनके नियत कार्य जिनके लिए उनको रखा गया वो नहीं लिया जा रहा, बाकी दूसरे कार्य कराए जा रहे हैं। ये 5 माह हो चुका था जब पिछले उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही है। क्या मामले हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अंशदायी पेंशन योजना के मान को रखते हैं और उनको खाते में नहीं डाली जा रही। नगर निगम के संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं को हल नहीं कराया गया तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। शहर की सड़कों पर शराब पीकर वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग ने गुरुवार से चालानी कार्रवाई का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मॉडल रोड पर यातायात विभाग के अमले ने चेकिंग पॉइंट लगाकर दोपहिया वाहन चालकों की चेकिंग की। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की गई। शहर की सड़कों पर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। यातायात विभाग ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में मॉडल रोड बस स्टैंड के पास यातायात विभाग ने चेकिंग पॉइंट लगाकर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की। इस दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों पर कार्रवाई भी की गई। यातायात थाने के प्रभारी सूबेदार मोहन सिंह ने बताया कि रात्रि के समय अधिकांश वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसे देखते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। अक्सर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ये ज्ञात हुआ है कि लोग शाम के समय और रात्रि के समय शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिससे खुद की जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही साथ अन्य जो राहगीर रहते हैं उनके लिए भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। आज ये बस स्टैंड मॉडल रोड पर ऐसे वाहन चालक जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, गायत्री शक्तिपीठ और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से वर्गी के सूरतलाई ग्राम में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और हृदय रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से हृदय रोग विशेषज्ञों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को हृदय रोग संबंधी बीमारियों की जानकारी दी गई। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी की जांच करते हुए उन्हें हृदय रोगों के प्रति सावधानी बरतने और उचित उपचार कराने की सलाह दी। शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। एसवी नायडू मेमोरियल फाउंडेशन और हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत आभार, जिनके सबके सहयोग से आज ये विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों की बीपी की जांच, शुगर की जांच और जो जरूरतमंद है उनकी ईसीजी की जांच हुई है। लगभग 200 से 300 लोगों ने यहाँ पे अभी तक जांच कराए है।
जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। गुरुवार 2 दिसंबर को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5323 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक मरीज पॉजिटिव मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। जिले में गुरुवार को कोरोना का एक नया संक्रमित मरीज मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 5323 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। जिले में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से मास्क का उपयोग करने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। पश्चिम मध्य रेल जोन में 30वीं अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 6 दिवसीय इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग की अलग अलग टीमों के कुल 45 मैच खेले जाएंगे। रेलवे स्टेडियम प्रांगण में गुरुवार को पश्चिम मध्य रेल जोन के अपर महाप्रबंधक शोभन चौधरी और मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का शानदार प्रदर्शन किया। पश्चिम मध्य रेल जोन में 30वीं अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। रेलवे स्टेडियम प्रांगण में जोन के अपर महाप्रबंधक शोभन चौधरी और मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रदीप गुप्ता ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। श्रीमान आरपी वॉलीबॉल प्रतियोगिता परेड छह दिवसीय इस प्रतियोगिता में सभी जोनल की 16 मेंस टीम के 205 खिलाड़ी और 7 जोन की महिला टीमों की 74 महिला खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इन टीमों के बीच कुल 45 मैच खेले जाएंगे और इन मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी शामिल हैं। 16 मेंस टीम भाग ले रहे हैं। 16 जोनों के मेंस टीम के 205 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं तथा 7 जोनों के महिला टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं और उनके 74 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रकार 279 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कुल 45 मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता में, जो कि 6 दिवसीय प्रतियोगिता है। 4 टीमों के 2 पूलों में है और वुमेन को 2 टीमों के 2 पूलों में बांटा गया है। 45 मैच आयोजित किए जाएंगे और सभी रेफरी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी हैं जो कि इन सभी मैचों का रेफरी करेंगे और 7 तारीख को इसका समापन समारोह होगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन हुआ। 7 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस रिफिलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गोरा बाजार और मदन महल थाना क्षेत्रों में पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों स्थानों से कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और गैस रिफिलिंग में उपयोग की जाने वाली विद्युत मोटर जब्त की है। ऑटो में अवैध रूप से इसकी रिफिलिंग के मामले लगातार सामने रहे हैं। गोरा बाजार और मदन महल थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध कार्य को करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और गैस रिफिलिंग करने के लिए उपयोग की जा रही विद्युत मोटर जब्त की है। गोरा बाजार पुलिस ने खंडारी नाला के पास दबिश देकर एक टपरे में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के कार्य का भांडाफोड़ किया। मौके से 8 घरेलू गैस सिलेंडर, तौल कांटा और विद्युत मोटर पंप जब्त करते हुए 2 आरोपियों विजय खटीक और सिकंदर खटीक को गिरफ्तार किया है। सिकंदर खटीक से 4 HP के जो है घरेलू गैस सिलेंडर, जिसमें 2 भरे हुए 2 खाली, ये लगभग कीमती 20,000 रुपये के लगभग जो है यह अवैध रूप से ये कार्य करते पाए गए, जिस पर मौके पर है जब्ती किया गया। धारा 285-34 भारतीय दंड विधान एवं 37 EC के तहत कार्रवाई कर मौके पर जो है। वहीं मदन महल पुलिस ने महानद्दा गड्ढा मोहल्ला में टपरे में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग कार्य का पर्दाफाश करते हुए 3 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और विद्युत मोटर बरामद की।
इस मामले में कंजड़ मोहल्ला बेलबाग निवासी प्रतीक उर्फ पप्पू जाट को गिरफ्तार कर विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया। चिटफंड कंपनियों और भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पनागर पुलिस ने पनागर के बिनुआ भावे वार्ड निवासी किराना दुकान संचालक मनोज रहेजा की शिकायत पर 8 सूदखोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पनागर पुलिस के मुताबिक मनोज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे व्यापार में घाटा होने की वजह से उसने अलग अलग 8 लोगों से ब्याज पर पैसा उधार लिया था, जिसके एवज में वो ब्याज और उधार ली गई रकम चुका चुका है, लेकिन सूदखोरों द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच के बाद पनागर पुलिस ने 8 लोगों के विरुद्ध सूदखोरी का मामला दर्ज करते हुए 4 सूदखोरों अमित राय, अरुण तिवारी, रोहित कुशवाहा और गुड्डू राय को गिरफ्तार किया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन के अप्सरा अपार्टमेंट के फ्लैट में रहने वाले एक डॉक्टर की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद अपार्टमेंट पहुंची पुलिस ने जब बंद फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया तो डॉक्टर का शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिविल लाइन के अप्सरा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहने वाले 58 वर्षीय डॉक्टर दिनेश साहू की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। बंद फ्लैट से दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और परिजन अपार्टमेंट पहुंचे। पुलिस ने जब बंद फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो डॉक्टर का शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दिनेश साहू रेटिना सर्जन थे और फ्लैट में अकेले रहते थे। उनकी मौत संभवतः 4-5 दिन पहले होना प्रतीत हो रही है। फिलहाल उनकी मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने खोल के देखा तो हमारे भाई की लाश पड़ी हुई थी बाथरूम के बाहर, थोड़ी ब्लीडिंग भी थी। अनुमान लगा जा रहा था कि 4 दिन पुराना बॉडी हो गई है, इसलिए स्मेल फेंक रही। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा उसका। मृतक डॉक्टर दिनेश साहू हैं जो कि रेटिना सर्जन हैं। बॉडी डिकम्पोज हो गई है, काफ़ी लगता है 3-4 दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को, इसलिए अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पीएम के लिए भेजा जा रहा है स्पष्ट अभिमत के लिए। पुलिस ने स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों से भी इस मामले में पूछताछ की, जिससे ये पता चला कि उन्हें पिछले 4-5 दिनों से किसी ने नहीं देखा था। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।